ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से इख्तिलाफ़ात का नतीजा। स्पीकर कानून साज असम्बली ने बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कई बरस पुराने अरबों रुपए के महकमा जात के ऑडिट एतराज़ात खोल दिए और रिटायर्ड हाजिर और मुख्तलिफ अफसरान से रिकवरी का हुक्म दे डाला है, जबकि बाज़ महकमा जात के अंदर खिलाफ कवायद भर्ती होने वाले अफसरान को नौकरी से फारग करने के लिए भी जो अहकाम दे रखे हैं। हालिया दिनों में स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद किए। उन एतराज़ात में मुख्तलिफ महकमा जात, जंगलात, PPH, वर्क्स और मुतअद्दिद महकमों के ऑडिट एतराज़ात पे गोरोगोज किया गया। माजी में जो इजलास मुनक्किद किए जाते रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुख्तलिफ अदवार में, उनमें से रिकवरियाँ जो डाली जाती रहीं यानी करप्शन होती रही या जो भी खिलाफ कवायद पैसे वसूल किए जिन जिन अफसरान ने या जिनके ज़िम्मे ऑडिट एतराज़ात लगाए गए थे मुतअद्दिद दौर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानब से, वो एतराज़ात एक दफ़ा फिर से उठाए और इन एतराज़ात से तमाम मुतासरा महकमों में खलबली मच चुकी है। बड़े बड़े अफसरान मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तकरीबन 20 बरस पुराने ऑडिट एतराज़ात भी खोल दिए और जो लोग रिटायर्ड होकर पेंशन वसूल कर रहे हैं उनकी पेंशन काट कर उनसे पैसे वसूल करने का हुक्म दे दिया और जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर उनके ऊपर ऑडिट एतराज़ात हैं लेकिन वो पैसे जमा नहीं करवा रहे थे, उनसे भी रिकवरी करने के साथ साथ मुख्तलिफ महकमा जात जिनमें खिलाफ कवायद अफसरान और मुलाजमीन को भर्ती किया गया है उनको नौकरियों से फारग करने का हुक्म दे दिया है। इस हालिया जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास के बाद हुकूमती अदारों में शदीद मसाइल आ चुके हैं, अफसरान परेशान हो चुके हैं और बाद ऐसे अदारे भी मुतासर हो रहे हैं जिनमें उनके जो सियासी जो मुखालफीन हैं समझा जा रहा है कि वो उनके एरियाज़ के लोग भी मुतासर होंगे। ये एक नई सियासी बहस छिड़ती जा रही है कि अब कुछ एक अदारे से 100 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन जो खिलाफ कवायद भर्ती किए गए थे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत से चौधरी अनवारुल हक ने उनको भी फारग करने का हुक्म दे दिया है, जबकि अरबों रुपए के ऑडिट एतराज़ात को खोलकर एक नई बहस छेड़ दी है। बिलाशुबा माजी की हुकूमतों में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटियाँ थी उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसले किए थे। रिकवरियाँ जो अफसरान के ज़िम्मा डाली गई थी अब उनको रिकवर करने का हुक्म दिया चौधरी अनवारुल हक ने और ये जो पैसा रिकवर होगा ये सरकारी खजाने में जमा होगा। ये एक नया इनिशिएटिव है, इस पे नई बहस छिड़ चुकी है। अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं? आपको याद होगा जब सरदार तनवीर इलियास खान ने अपने सियासी हेलीकॉप्टर को रियासत की सरजमीन पे लॉन्च करने की तैयारियां शुरू की थी तो उस वक्त सरदार तनवीर इलियास खान पंजाब हुकूमत में बतौर चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड पंजाब हुकूमत सर्व कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के मैदान सियासत में जब उन्होंने लैंड करने की कोशिश की तो लोग ये समझ रहे थे कि एक वो शख्स जिसका कारोबारी दुनिया के अंदर बड़ा नाम है, अगर वो रियासत के अंदर सियासत में आ जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा तो उसके बाद रियासत के अंदर दो शोबों के अंदर इनकलाब आ सकता है और एक शोबा था प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दूसरा शोबा था टूरिज्म का। चूँकि प्राइवेट सेक्टर आपको ये भी बताता चलूँ कि रियासत के अंदर ताव बटता अगर हम बरनाला तक छम तक की बात करें तो जो सरमायाकारी के मौके नहीं हैं रियासत के अंदर, बिज़नेस नहीं है, उस तरह से बिज़नेस के मौके नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जो लोड है रियासत के अंदर काम काज का, नौकरियों का, 40 लाख की आबादी की हामिल रियासत में 1,05,000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन हो चुके हैं। सारा लोड गवर्नमेंट सेक्टर पे है नौकरियों का। प्राइवेट सेक्टर में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। टूरिज़्म का जो सेक्टर था वो बहुत बड़ा है, उसको फ़रोग देने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं किया गया। होता क्या है माजी में, अब क्या हो रहा है अब तक यहाँ हर दौरे हुकूमत में जो सियासी क़यादत है वो इलेक्शन में बड़े बड़े नारे मारती है कि हम इलेक्शन जीत के नौजवानों को जो है उनके रोज़गार का बंदोबस्त करें। ये महज सियासी नारे होते हैं,
कुछ भी नहीं करते वो सियासी क़यादत। जो इक़्तिदार में आती है उनके एजेंडे नए होते हैं, अपने टारगेट्स होते हैं, उन पे काम करते हैं। अब अगर आप ताऊ भट्ट से लेके मैं बच्चम तक की बात करूं तो नौजवान नस्ल के पास क्या है? नौजवान नस्ल जो सालाना हज़ारों अफराद जो नौजवान हैं रियासत के अंदर से मुख्तलिफ अदारों से डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो या तो उनके पास एक ऑप्शन होता है सरकारी नौकरियों का, या दूसरा होता है कि वो पाकिस्तान के चारों सूबों में या गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नौकरी मिल जाए वहाँ चले जाएंगे। ये ऑप्शन नहीं है तो कई पहले स्टेप के तौर पे रखते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं। इसी तरह दीगर ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ से उनको वीज़े मिलते हैं वो वहाँ जाते हैं। और ये प्रैक्टिस कई दहाइयों से चल रही है कि अगर पुंछ डिवीज़न की आपके सामने सूरत हाल के गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लोग वहाँ से हैं, मुजफ्फराबाद डिवीज़न से लोग देख लें, मीरपुर डिवीज़न से लोग चलें, इंग्लैंड सेटल हैं या यूरोपियन ममालिक में चले जाते हैं। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? रियासत के अंदर जो रोज़गार के मौके हैं वो नहीं पैदा किए जा रहे हैं। बच्चा जवान होता है तो वालिदैन की कोशिश होती है कि इसको किसी न किसी तरीके से किसी बैरून मुल्क भेजा जाए मेहनत मजदूरी के लिए। कराची देख लें, बलूचिस्तान के अंदर देख लें, KPK में देख लें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आज़ाद कश्मीर के लोग मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। रियासत के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे तो रियासत के अंदर इन दो शोबाजात के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा, रियासत तरक्की की जानब गामजन हो जाएगी। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने हल्का इंतहाब भी गए, डिस्ट्रिक्ट बाग का दौरा किया, बाद अज़ाम रावलाकोट चले गए अपनी रहाइश गाह के ऊपर। अब ये भी इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने जो उनकी अपना एक आबाई घर है भंगोई रावलाकोट में, वहाँ पे उन्होंने एक जो रियासत की ब्यूरोक्रेसी का, आला ब्यूरोक्रेसी का एक आला सतही इजलास तलब कर रखा था। इजलास दिन के वक्त रखा गया था, शाम तक रियासत की वो ब्यूरोक्रेसी जो कैपिटल से सरकारी डीजल और पेट्रोल लेके वहाँ तक पहुँची थी, तो शाम को उन्हें बता दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म आज इजलास नहीं करेंगे। वो सारी ब्यूरोक्रेसी रियासत की वहाँ से मायूस लौट के मुजफ्फराबाद या दीगर इलाकों को चली गई। वो जितनी ब्यूरोक्रेसी मूव हुई थी वो जो आपको अंदाज़ा है कि एक सेक्रेटरी या किसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अगर एक दिन के लिए कहीं जाता है तो उसके लिए अलाउंसेज रखे गए, कम से कम 20,000 रुपया एक डायरेक्टर को मिलता है। किसी सेक्रेटरी का जो अलाउंस होगा वो तो ज़्यादा होगा। ये बोझ रियासत के ऊपर डाला जा रहा है। बाद ये भी इतलात आ रही है कि इजलास रखे जाते हैं और बाद मनसूख कर दिए जाते हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो प्राइम मिनिस्टर से बड़े लेवल की हैं कि प्राइम मिनिस्टर रियासत को डिलीवर करेंगे, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। कब डिलीवरेंस शुरू होगी? पिछले दिनों 100 रोज़ की कारकर्दगी भी जारी की गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन लोग अब सवाल कर रहे हैं कि हमने जिस शख्स के इंतखाब के लिए हमने जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, एक वो शख्स जो बड़ी एग्जाम्पल बना के आया पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी रियासत को तरक्की के जानब गामजन करेगा, लेकिन यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, ओपोजिशन समेत हुकूमती अरकान असम्बली को अकामोडेट किया जा रहा है, आम शख्स तक समर नहीं उस तरह से पहुँच पा रहा। रियासत के अंदर कोई उस तरह के मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं, आखिर क्यों? दूसरी तरफ देखा जाए तो रियासत के अंदर डेवलपमेंट का काम ठप होता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरी अगर 22 हम बात करें 21-22 का डेवलपमेंट बजट की, तो लास्ट क्वार्टर था जो 4 बिलियन यानी 4 अरब का, वो वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नहीं मिल सका। अगर हम इस रवा माली साल की बात करें 22-23 के माली साल की, तो इसमें पहली जो किस्त होती है डेवलपमेंट बजट की वो 20% वफाक देता रहा। इस दफ़ा 10% दी गई, जिसकी वजह से रियासत के अंदर जो तामीर और तरक्की के मेगा प्रोजेक्ट्स जारी थे, जो माजी के ठेके थे, जो कम रेट्स पे ठेके दिए गए थे ठेकेदारों को, वो उनके अब तो उनके रेट्स में भी 2 से 3-4 गुना तक इजाफा हो चुका है। अब जो लागत आएगी उन मंसूबों के ऊपर, जो बिलात क्लियर नहीं हो सके हैं, वो लागत ज़्यादा है। अब उनको बिल भी क्लियर नहीं हो सके हैं और पैसे भी नहीं है रियासत के ख़जाने के अंदर। और दूसरी बात यह है कि डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में जो कदर में इजाफा है, वो पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो कमी है, वो सारा बोझ बाद डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स का गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बड़े सीरियस इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। रियासत के अंदर जो प्रोजेक्ट्स जारी थे उन पे काम बंद है। तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने काम बंद कर रखा है क्योंकि उनको लो कास्ट के ऊपर ठेके दिए गए थे। अब मटेरियल मार्केट के अंदर महंगा हो चुका है
अब वो लो कास्ट के रेट्स के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ लो कास्ट के जो ठेके उन्होंने ले रखे थे उनके भी जो फंड्स हैं वो भी उन्हें अभी तक नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है कि रियासत के अंदर अब जो ये सारे काम थे ये हुकूमत के करने वाले हैं। इस पे हुकूमत को तमाम जो अपनी मशीनरी है उसको भगाने की बजाय मुजफ्फराबाद तक भंगोई या इजलास ताहिर इजलासों में करने की बजाय इस तरफ सीरियस मूव करने की ज़रूरत है। और खुसूसन नौजवान नस्ल का, जैसे मैंने कहा कि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं इस नौजवान नस्ल ने हुकूमत से, लेकिन अब देखिए हुकूमत क्या करती है। दूसरी तरफ एहतसाब का नारा लगाया जाता था, जैसे मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के दौर इक़्तिदार में फारूक हैदर खान एहतसाब का नारा लगाया करते थे, जिना मॉडल टाउन करप्शन केस और दीगर चीज़ें, और इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले उसी जिना मॉडल टाउन के जो ज़िम्मेदारान थे उनकी बहाली फारूक हैदर खान साहब ने की थी। इसी तरह आपको ये भी बताता चलूँ कि एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब रियासत के अंदर जो मौजूदा हुकूमती स्ट्रक्चर है वो तकसीम नज़र आ रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर को हुकूमती अमूर का उस तरह से तजुर्बा नहीं और ना ही उस लेवल के तजुर्बाकार लोग उनके साथ हैं। अब हो क्या रहा है कि एक ग्रुप को प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं, और तीसरा ग्रुप अब स्पीकर कानून साज असम्बली उनसे नाराज़ हैं, और कुछ लोग जो कैबिनेट से वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं। यानी हुकूमत एक है और उसके अंदर ग्रुप्स 3 बन चुके हैं। यानी पॉलिसी अगर कहा जाए कि एक पॉलिसी मरतब हो, मुख्तलिफ ये ज़ेन है, अगर ये एक टेबल पे बैठ के काम करें तो रियासत के अंदर मामलात कुछ और होते हैं। और हर किसी की जो तकसीम है इस वक्त दारा जाती तकसीम, आपको बताता चलूँगा, बड़े नाहल किस्म के लोग कह रहे हैं कि नाहल लोगों को आगे लाया जा रहा है, सफारशी कल्चर प्रमोट हो रहा है। रियासत के वो अदारे जो किसी दौर में अपनी मसालात हुआ करते थे उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। माजी में मुख्तलिफ अदवार में जो लोग जिनको अदारों में नहीं तैनात किया जाता रहा, आज वो सफारशी कल्चर के तहत अदारों में आ चुके हैं। अब लोगों को इसलिए अकोमोडेट और प्रमोट किया जा रहा है कि वो चंद पॉलिटिशियंस के काम करेंगे। इस पर भी मैं बड़ी डिटेल गुफ्तगू करूँगा। मैं फहरिस्त मुरतब कर रहा हूँ कि किस किस अदारे की रैंकिंग रियासत के अंदर मुतासर हो रही है, कहाँ कहाँ पे काम काज रुके हुए हैं, आखिर रियासत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। ये जो चीज़ें, ये जो इक़दामात आज उठाए जा रहे हैं, ये मुस्तकबिल में इसकी रियासत को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अदारों में अहल लोगों की बजाय पीछे से उठा के नाहल लोगों को आगे लाया जा रहा है। ये कौन ला रहा है? कौन है जो रियासत को तबाही की तरफ लेके जाना चाह रहा है? कौन है जो नाहल किस्म के अफसरान को आगे लगा के तमाम अदारों का बेड़ा गर्क करने पे तुला हुआ है? ये सारी चीज़ें अब देखनी होंगी, अपोजिशन जमातों को भी देखनी होंगी, और बड़ी इस वक्त मैं समझता हूँ कि मायूस कुन सूरत हाल है। अपोजिशन जमातें जो रोल था उनका वो उससे पीछे हटती हुई नज़र आ रही, खामोश नज़र आ रही, कोई शख्स बात करना नहीं चाह रहा है सूरत हाल पे। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मैं जल्द एक प्रोग्राम करूँगा, डिटेल में बात करूँगा कि किस किस अदारे में कहाँ कहाँ से लोगों को लाया गया और किस किस्म के नाहल लोगों को लाया गया कि रियासत के अंदर इन अदारों की जो क्रेडिबिलिटी पे सवालात खड़े हों और ये अदारे तबाह हों जो किसी दौर में अपनी मिसालात हुआ करते थे। तो इस पर सबको सोचना होगा कि आखिर रियासत की वो करीम रियासत के वो लोग जिनके पास आज इख्तियार है रियासत को बेहतर करने का, वही तल्लुकात को क्यों पाल रहे हैं, वही रियासत को तबाही की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? आज रियासत के अंदर सफारशी कल्चर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? आला कुर्सियों पे बैठे हुए आला अफसरान हकदारों का हक मार रहे हैं महज अपने आकाओं को खुश करने के लिए। इडाक तकर्रियाँ हो रही हैं पूरी रियासत के अंदर। ये वही हुकूमत है, ये वही जमात है। इन्होंने आते ही इडाक, जो मुस्लिम लीग नून के दौर के इडाक मुलाजमीन थे, 4000 से ज़ायद मुलाजमीन, उनको फारग किया। उनको क्यों फारग किया गया था? इसीलिए कि उनकी जगह अपने बंदे भर्ती किए जाएं। अब इडाक मुलाजमीन के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से कमेटी भी तश्कील दी गई है, लेकिन अब भी जो अमल है मुख्तलिफ अदारों में पुराने इडाक मुलाजमीन को, कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन को टर्मिनेट किया जा रहा है, उनको हटा के उनकी जगह अपने लोगों को लाया जा रहा है। और उनमें जो मनपसंद लोग हैं उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है ताकि उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए, जो नशिस्तें खाली हों
वहाँ पे अपने लोगों को अकोमोडेट किया जाए, और किया भी जा रहा है। इस पर डिटेल गुफ्तगू करूँगा। मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त डाक तकर्रियाँ, आप महकमा जो है फाइनेंस का रिकॉर्ड उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को नई तनख्वाहें जारी हो रही हैं। डाक रियासत भर के महकमा जात के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनमें डाक तकर्रियों का सिलसिला जारी है। और इसमें कौन लोग डाक तकर्रियाँ करवा रहे हैं? वुज़रा करवा रहे हैं, रियासत के और बड़े ओहदेदार करवा रहे हैं, जो मैं आगे बताऊँगा कि किस किस अदारे में किसके रिकमेंडेड करदा कितने लोग तैनात किए गए हैं और रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। और कौन लोग हैं जो कुर्सियों पर बड़े बड़े डिग्री होल्डर लोग बैठे हैं, वो ये काम कैसे सरंजाम दे रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ। शायद वो समझ रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है, सब पता होता है लोगों को, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। लोगों को बोलना चाहिए अपने हक की खातिर। एक डाक तकर्री होती है तो पीछे कितने लोग हकदारों का हक मारा जाता है। थ्रू प्रॉपर चैनल एड्स लिए जा रहे हैं। ये भी अब एक नई वारदात डाली जा रही है। ऐड लिया जाता है, अखबार में ऐड छाया होता है, इश्तार आता है नौकरियों के हवाले से, लोग अप्लाई करते हैं, मनपसंद लोगों की कांट छांट कर ली जाती है उनमें से, सिर्फ सियासी लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। इस पर तफसीली बात करूंगा मैं जल्द। मुझे नए वीडियो लाख तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पार्लेनो ग्रेनाइट एंड मार्बल हाउस वेस्टरेज रावलपिंडी, जहां पर आपको मिलेंगे केपीके, बलोचिस्तान और दीगर इलाकों के बेहतरीन दीदाजेब और आला क्वालिटी के ग्रेनाइट और मार्बल की तमाम अक़साम, फ्लोर, स्टेयर और किचन, वो भी होलसेल रेट पर। आज ही विजिट कीजिए पार्लेनो ग्रेनाइट एंड मार्बल हाउस वेस्टरेज रावलपिंडी। राब्ता नंबर 0333 388 7705।